भौतिक भूगोल का 3rd चैप्टर वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो चूंकि अल्फ्रेड वेगनर ने ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो अल्फ्रेड के बारे में जानते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन के जलवायु शास्त्री थे तथा साथ में ही ये भूगर्भ शास्त्री भी थे। तो वेगनर के अंदर बात करते हैं तो वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर के नाम से क्या है यानी अपना सिद्धांत है वो तब दिया 1912 के अंदर। यानी कब दिया अपना सिद्धांत? 1912 में वेगनर ने अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्योंकि उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो जिसके कारण यह सिद्धांत यानी ज्यादा महत्व नहीं मिला। इसके बाद वेगनर ने 1915 से लेकर 1920 के अंदर इसका पुनः विवेचन किया। यानी 1915 से 1920 में इनका पुनः एक बार विवेचन वेगनर महोदय ने मुख्य रूप से क्या है अपने सिद्धांत का किया। और वेगनर ने क्या बताया, इससे पूर्व ग्रिफिथ, टेलर और अनेक भूगोलवेताओं ने यानी महाद्वीपों के स्थायित्व के बारे में अपने सिद्धांत दिए थे। तो वेगनर ने महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की जो संकल्पना है उसको गलत प्रमाणित करने के लिए अपनी प्रतिस्थापन परिकल्पना का प्रतिपादन वेगनर ने कब किया? 1912 में। इसका विवेचन किया 1915 से लेकर 20 में किया। वेगनर महोदय थे मुख्यतः एक जलवायुवेता थे और विश्व के जलवायु का अध्ययन कर रहे थे। तो जलवायु का अध्ययन करते समय उन्होंने मुख्य रूप से दो स्थितियां देखी। एक तो उन्होंने क्या देखा कि या तो क्या है जलवायु कटिबंध है वो स्थिर रहे तथा महाद्वीप का प्रवाह हुआ। प्रथम कंडीशन तो ये मानी इसने। दूसरी कंडीशन क्या माने कि जो जलवायु कटिबंध है यानी अपने ग्लोब के अंदर देखें जैसे क्या है यानी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, अलग अलग कटिबंध पाए जाते हैं और अलग अलग कटिबंधों में तापमान में यानी विविधता, वायुदाब में विविधता, वर्षा में विविधता के कारण वहां वनस्पति के अंदर भी विविधता पाई जाती है। तो दूसरा वेगनर ने मत माना कि जलवायु कटिबंध तो स्थिर रहे और यानी इसमें महाद्वीपों के अंदर प्रवाह हुआ। तो दूसरे तथ्य के आधार पर अपना सिद्धांत यानी प्रतिपादन किया कि जलवायु कटिबंध तो स्थिर रहे और महाद्वीपों का प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर प्रवाह हुआ। तो इसके आधार पर यानी बाद में यदि सिद्धांत की भूमिका देखना चाहें तो अपने डायग्राम के द्वारा और अपने मैप के द्वारा ग्लोब के माध्यम से बिल्कुल इजी वे में इस सिद्धांत को प्रमुख रूप से क्या है पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखें जो वेगनर जलवायु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर वेगनर ने माना कि कार्बोनिफेरस युग में जो संपूर्ण महाद्वीप था यानी संपूर्ण जो ये वर्तमान के जो महाद्वीप है एक स्थलखंड के रूप में मुख्य रूप से एकजुट थे और उसका नाम दिया वेगनर ने। इस डायग्राम के माध्यम से देखें प्रथम गोला जो दिया हुआ अंदर था यानी ये संपूर्ण स्थलखंड थे और इसका नाम दे दिया वेगनर ने पैंजिया नाम दिया। और उसके बाद बताया कि पैंजिया के अंदर आंतरिक भाग में छोटे छोटे सीमांत सागर भी मुख्य रूप से क्या है थे। उसके बाद यदि हम देखना चाहें तो वेगनर ने बताया कि पैंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसको नाम दिया पैंथालासा।
पैंथालासा महासागर था। और इसके अंदर क्या हुआ कि परिकार्बोनिफेरस युग के जो अंतिम समय था, यानी उसमें क्या हुआ, यानी पेंजिया के अंदर यानी दो बल प्रमुख रूप से लगे पेंजिया के प्रवाह में। प्रवाह के अंदर बल की बात करते हैं तो एक बल तो लगा कौन सा, गुरुत्व बल या पलवनशील बल, यानी दो बलों की वजह से पेंजिया का क्या है, प्रवाह हुआ। तो एक तो गुरुत्व तथा पलवनशील बल लगा, और इस बल के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो पेंजिया का जो प्रवाह है वो हुआ किस दिशा में, भूमध्य रेखा में। भूमध्य रेखा की तरफ पेंजिया क्या क्या है, यानी प्रवाह इसके अंदर हुआ। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो दूसरा बल लगा ज्वारीय बल। कौन सा लगा, ज्वारीय बल। और ज्वारीय बल किसके द्वारा लगा, सूर्य तथा चंद्रमा। सूर्य तथा चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा और उसके कारण जो ये पेंजिया था, पेंजिया का प्रवाह पश्चिम दिशा में हुआ। पश्चिम दिशा के अंदर यानी पेंजिया का क्या हुआ, प्रवाह हुआ। और उसके बाद क्या है, परिकार्बोनिफेरस का जो अंतिम समय था, तो अंतिम समय के अंदर क्या हुआ, यानी पेंजिया का विघटन हो गया और पेंजिया दो टुकड़ों के अंदर टूट गया। यानी ये पेंजिया है, पेंजिया के दो टुकड़े हो गए और दो टुकड़े जब हुए तो बीच के अंदर एक महासागर का निर्माण हुआ जिसको हम टैथिज सागर के नाम से जाना जाता है। तो 2 नंबर का प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है, टैथिज के खुलने से क्या तात्पर्य है। तो वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार जब पेंजिया का विघटन हुआ, लोरेशिया और गोंडवानालैंड में विभक्त हुआ, तो बीच का भाग यानी एक समुद्र का निर्माण हो गया जिसको टैथिज सागर के नाम से जाना जाता है और जिसको टैथिज के खुलने के नाम से भी इसके अंदर क्या है, जाना जाता है। जब ये पेंजिया दो भागों में विभक्त हुआ तो जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग क्या कहलाया, लोरेशिया के नाम से जाना गया। और वहीं दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो गोंडवानालैंड के रूप में यानी वेगनर ने माना भी उत्तरी भाग तो लोरेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड में विभक्त हुआ। और वेगनर ने क्या बताया कि लोरेशिया के अंदर, अब हम इसमें आते हैं वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अंदर देखें तो ये जो लाइन दर्शाई गई है, इस लाइन के उत्तर वाला भाग तो है लोरेशिया वर्तमान संदर्भ में यदि हम समझना चाहें तो, और दक्षिण भाग है गोंडवानालैंड। तो लोरेशिया के अंदर वर्तमान के कौन कौन से महाद्वीप थे, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर थे, तो इसमें देखना चाहें तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया वाला जो भाग है वो तो यानी किसमें आ गया, लोरेशिया वाले भाग में। हालांकि जो ये प्रायद्वीपीय भाग है ये गोंडवानालैंड का भाग है। तो इसके अंदर दूसरा यदि हम बात करते हैं गोंडवानालैंड, तो गोंडवानालैंड के अंदर आ जाता है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका आ जाता है। देखिए उसमें जब यानी परिकार्बोनिफेरस युग के अंत के अंदर जब पेंजिया का विघटन हुआ तो भारत इतना ही था और इसके ऊपर टैथिज सागर था और इसके बाद यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी बनी और धीरे धीरे यहाँ नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से उत्तर भारत का विशाल मैदान बना जो वर्तमान में हम स्थित हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला जो ये क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर वाला, ये भाग मैदानी क्षेत्र के अंदर आता है। तो इसके अंदर एक के अंदर प्रश्न पूछा गया भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि ये गोंडवानालैंड का अवशिष्ट भाग है, वो इसके अंदर है, वो प्रमुख रूप से क्या है आता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये गोंडवानालैंड है, गोंडवानालैंड का यानी विघटन हुआ और विघटन होकर यानी वर्तमान के जो ये महाद्वीप हैं इनका निर्माण हुआ। तो इसके अंदर ये देखते हैं तो गोंडवानालैंड का विघटन हुआ जुरासिक युग में। जुरासिक युग के अंदर क्या है यानी किसका विघटन हो गया, गोंडवानालैंड का विघटन हो गया। गोंडवानालैंड का विघटन हो गया और इस विघटन के परिणाम स्वरूप वर्तमान के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का यानी प्रमुख रूप से क्या है इसका निर्माण हुआ। तो इसके अंदर यदि हम देखना चाहें कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट साथ में जुड़ी हुई थी और इंडियन प्लेट का उत्तर की तरफ विस्थापन हुआ, तो यानी यहाँ एक महासागर का निर्माण हुआ जिसको हम हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। तो हिंद महासागर का निर्माण कैसे हुआ भाई, इंडियन प्लेट के उत्तर में विस्थापन के कारण, यानी इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर उत्तर दिशा में प्रतिस्थापित हुई जिसके कारण एम अक्षर का जो महासागर बना वो हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। और इसी के नाम पर क्या है यानी इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन या हिंदुस्तान हिंद महासागर के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न भी रेट के अंदर और एसएससी यूपीएससी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, तो वो आ जाता है हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नामांकन हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए उत्तरी अमेरिका यूरोप से, दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से यानी जुड़े हुए थे और जब यानी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका यानी पश्चिम की तरफ यानी इनका क्या हुआ यानी विस्थापन हुआ। और पश्चिम की तरफ विस्थापन कौन से बल के कारण हुआ, ज्वारीय बल के कारण। सूर्य तथा चंद्रमा का जो ज्वारीय बल लगा जिसके कारण यानी ये भूखंड पश्चिम के तरफ विस्थापित हुए। तो यहाँ जो महासागर बना उसको हम जाना जाता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का निर्माण कैसे हुआ भाई, यानी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका यूरोप और अफ्रीका से यानी विस्थापित होकर पश्चिम की तरफ अपरवा हुआ और जिसके कारण यानी अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। और अटलांटिक महासागर के अंदर यानी हम बात करते हैं तो जो ये प्लेट है जिसकी ये असमान दर से इसके अंदर यानी बल लगा और असमान गति से विस्थापित हुई जिसके कारण अटलांटिक महासागर के अंदर मध्य अटलांटिक कटक का यानी निर्माण हुआ। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है यानी नेट के अंदर कि मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण कैसे हुआ। तो मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका जो प्लेटें हैं वो यानी पश्चिम की तरफ असमान गति से विस्थापित होने के कारण मध्यवर्ती भाग के अंदर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो अधिकांश का जलमग्न है, उसको कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। यदि हम इनको आपस में जोड़े तो यानी पेंजिया के रूप में इसको दिया जा सकता है और इस घटना को कहा जाता है जिप्सा फिट। यानी आज से 2018 के अंदर यानी बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया जिप्सा फिट क्या है। तो यानी जो विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो वो तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि जब गोंडवानालैंड का विघटन हुआ, विघटित हुए भाग को यदि वर्तमान में यदि हम जोड़ा जाए तो यानी उसी तरीके से जुड़ सकता है जिस प्रकार किसी वस्तु के दो टुकड़े कर उसको यानी जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार की जो घटना है उसको जिप्सा फिट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अपने देखा था कि इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ विस्थापित हुई तो यानी हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो हिंद महासागर यानी और अफ्रीका ये जुड़े हुए थे तो ये जब यानी इनके में बिखरा हुआ
तो इसके अंदर भी मध्य अटलांटिक कटक है वो पाया जाता है। इसके बाद तीसरा आ जाता है, यानी हम बात करते हैं कि उत्तरी ध्रुव आर्कटिक सागर और यानी अंटार्कटिक सागर का मुख्य रूप से निर्माण कैसे हुआ, तो यानी महाद्वीपों का ध्रुव से हटने के कारण, यानी यहाँ का जो ये वाला जो बेल्ट था, यानी इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो यानी उत्तरी अमेरिका का और यहाँ से विस्तार हुआ, तो किसका, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। दक्षिण से मुख्य दक्षिण से यानी यहाँ से विस्थापित हुआ, तो यहाँ यानी मुख्य अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। ये आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर उत्तर में या अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखना चाहें प्रशांत महासागर, जो सभी महासागरों में सबसे बड़ा है, संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और यदि महासागरों में बात करते हैं तो यानी इसका क्षेत्रफल यानी सबसे बड़ा है, 16.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इससे पूर्व हमने महासागरों की और महाद्वीपों की श्रृंखला देखी थी। यदि वो टॉपिक अपने यदि वो वीडियो देखते हैं तो ये जो आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे हमारे, चाहे ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, महासागरीय नितल की उचावच हो या जो महासागरीय धाराएं, तो वो आसानी से समझ में आएंगी यदि विश्व का मैप और ग्लोब की हमें जानकारी है। तो अब हम देखते हैं प्रशांत महासागर का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, जब यानी पैंजिया का विघटन हुआ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, और ये का जो विस्थापन हुआ, और इन विस्थापन के कारण जो यानी जो पैंथाशाला था उसमें चारों दिशाओं से क्या हुआ, महाद्वीपों का अतिक्रमण हुआ, और अतिक्रमण होने से बीच का जो भाग बचा वो अवशिष्ट भाग वो कहलाया प्रशांत महासागर। इसीलिए प्रशांत महासागर में मध्य अटलांटिक कटक नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यानी महाद्वीपों का चारों दिशों से यानी क्या हुआ, यानी घेराव हुआ, जिसके कारण बीच का सागर बना। इसलिए प्रशांत महासागर है वो यानी मध्य अटलांटिक कटक उसके अंदर है, वो इसके अंदर नहीं पाए जाते। यदि हम बात करते हैं कि इसके अंदर यानी जो ये पैंजिया था, पैंजिया का यदि हम बात करते हैं कि इसका ध्रुव कहाँ पर था, तो हम बात करते हैं सेल्यूरियन युग के अंदर, यानी कार्बोनिफेरस युग से पूर्व के अंदर बात करते हैं, तो इसका विस्तार था यानी मेडागास्कर है के उत्तर के अंदर, यानी ये क्षेत्र था, यानी इसका केंद्र था ध्रुव का। फिर बात करते हैं कार्बोनिफेरस में नटाल, दक्षिणी अफ्रीका के नटाल के पास इसका यानी ध्रुव था। टर्सरी युग के अंदर बात करते हैं तो यानी 53 दक्षिणी अक्षांश के पास दक्षिणी अफ्रीका में इसकी स्थिति दक्षिणी यानी ध्रुव की स्थिति थी। तो इस प्रकार आज हमने क्या है यानी वेगनर का महाद्वीपीय यानी इसके अंदर यदि हम देखें तो सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अंदर यदि हम देखना चाहें तो हमने यानी इसके अंदर देखा वेगनर ने 1912 में दिया, 15 और 20 में इसका यानी उसका विवेचन किया, और इन्होंने वनस्पति शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री और यानी हम बात करते हैं जलवायु शास्त्र के आधार पर बताया परिकार्बोनिफेरस युग के अंदर यानी एक यानी सभी स्थलखंड एक रूप में जुड़े हुए थे। वो भूखंड था कौन सा, पैंजिया। पैंजिया के चारों ओर विशाल महासागर था पैंथालासा, और उसके बाद क्या है यानी पैंजिया का यानी क्या हुआ, यानी परवा हुआ दो बलों के कारण। एक बल तो था कौन सा, गुरुत्व या प्लवनशील बल के कारण वो मध्य रेखा की तरफ पैंजिया का यानी परवा हुआ। दूसरा ज्वारीय बल जो सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगता है, उसके कारण यानी परवा हुआ पश्चिम दिशा की तरफ। और उसके बाद जुरैसिक युग में गोंडवानालैंड पैंजिया का विघटन होता है, लॉरेशिया बना जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आता है। गोंडवानालैंड जिसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है आते हैं। तो जुरैसिक युग के अंदर यानी जब पैंजिया का विघटन हुआ तो इंडियन प्लेट उत्तर में किसकी, हिंद महासागर का निर्माण हो गया,
और उत्तरी अमेरिकी दक्षिणी अमेरिकी पश्चिम दिशा की ओर पर हुआ अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। आर्कटिक सागर का निर्माण यानी उत्तर से यानी ध्रुव क्षेत्र से यानी महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, तो यानी आर्कटिक सागर का दक्षिण के अंदर यानी महाद्वीपीय भाग का विस्थापन हो गया, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का प्रमुख रूप से क्या है निर्माण इसके अंदर हुआ। तो अगला जो अपना नेक्स्ट, क्योंकि बड़ा यानी सिद्धांत है तो उसको दो पार्ट में हम बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। तो दूसरे पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय तोरणों या द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। वलित पर्वत श्रेणियां जो एंडीज है, रॉकीज है, आल्प्स है, यूराल है, इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण है वो प्रमुख रूप से क्या है कैसे हुआ। इसके अलावा वेगनर ने जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया इसके पक्ष में कौन कौन से प्रमाण वेगनर महोदय ने दिए। इसके अलावा हम अगले वीडियो के अंदर वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत की समालोचना करेंगे, यानी उन सिद्धांत का मूल्यांकन है का नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो यह जो वीडियो है न केवल बीए पार्ट फर्स्ट बल्कि एमए ज्योग्राफी के अंदर भूआकृतिक विज्ञान के अंदर भी वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत लगता है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो काफी सहायकपूर्ण रहेगा। तो अपने चैनल के साथ आप बने रहें और जिससे क्या है अपने ग्लोब के माध्यम से, मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से क्या है ये सिद्धांत को बिल्कुल इजी वे में से पढ़ेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं भौतिक भूगोल एक टिपिकल सब्जेक्ट है, साइंस की तरह बिहेव करता है। यदि इसको बढ़िया तरीके से करते हैं तो 75 में से यानी 65 से लेकर 70 नंबर तक इसके अंदर आते हैं, और वरना समस्या आती है कि 8-10 नंबर तक ही इसमें आते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।